Hello guys, welcome back to another audiobook of Class 12 Biology Chapter number 3 Human Reproduction। आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। मैं कोशिश करूँगा ये जो चैप्टर है ये कम से कम ऑडियो बुक्स में ख़त्म हो और मैक्स टू मैक्स ये 2 ऑडियो बुक्स लेगा या फिर ये इसी ऑडियो बुक में भी विदिन 50 to 51 मिनट्स में ख़त्म हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As you are aware, human are sexually reproducing viviparous। Humans जो होते हैं वो sexually reproducing viviparous जो है mammals होते हैं। Reproductive event in human include formation of gamete, that is sperm in male and ova in female। जो reproductive event होता है human में वो include करता है formation of sperm and ovum, ovum in female, sperm in male। Transfer of sperm into the female genital tract is called insemination and fusion of male and female gamete is called fertilization, leading to a formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, implantation। ये जो fertilization होता है ये zygote formation को लीड करता है और फॉर्मेशन के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में यूट्राइन वॉल के साथ इम्प्लांटेशन का प्रोसेस करके डेवलप होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं एंड डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के बाद होने वाले इवेंट्स होते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड इन फीमेल। For example, sperm formation continue even in old men, but formation of ovum cease in women around the age of 50 years। जो मेल्स हैं उनमें जो स्पर्म्स है वो काफ़ी लंबे समय तक जब वो ओल्ड हो जाते हैं 60-70 ईयर ओल्ड तब तक स्पर्म्स उनमें बनते रहते हैं। लेकिन फीमेल्स के केस में 50 ईयर की एज में जो इनके ओवम्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव को हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं। 3.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड रहता है। इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें टेस्टिस होते हैं एक पेयर के, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और टेस्टिस जो है उसको कवर करने के लिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, जो बॉडी के बाहर लटका हुआ रहता है अंडर द पेनिस। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें एक ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, ऑल्दो 37 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसीलिए 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर मिल पाए ताकि स्पर्म बन पाए, इसके लिए टेस्टिस जो है ये बॉडी के बाहर रहते हैं। In adult, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter। Adults में जो testis है वो oval shape के होते हैं जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर की होती है और width 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। Testis is covered by dense covering. Each tissue has about 250 compartment called testicular lobule। और हर testis के अंदर dense covering होती है जिनको testicular लोब्यूल्स कहते हैं, जो कि 250 कंपार्टमेंट से डिवाइडेड रहते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन वन ऑफ द 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं जिनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल मीन्स स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इनके तो 2 टाइप के सेल्स बनते हैं, मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल अंडरगो meiotic division finally leading to sperm formation while सर्टोली सेल provide nutrition to the germ cell। जो मेल जर्म सेल होता है ये मियोसिस अंडरगो करता है, meiotic division अंडरगो करता है और स्पर्म बनाता है, जबकि सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये उन जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं ताकि वो स्पर्म्स बना पाएँ।
The region outside the seminiferous tubule called interstitial space contains small blood vessel and interstitial cell और Leydig cell. जो इसके सेमिनिफरस के ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स पाए जाते हैं. लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. ये टेस्टिकुलर हार्मोन और एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं, मतलब टेस्टिकुलर हार्मोन को ही एंड्रोजन कहते हैं. अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. और कई और टाइप के सेल्स के कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं. Male sex accessory duct include radial testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. The seminiferous tubule of the testis open into vasa efferentia through radial testis. The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. Epididymis lead to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. अब देखो, जो स्पर्म का पाथ है इन जो अंदर है टेस्टिस के अंदर से बाहर तक का, वो कैसा है? सबसे पहले सर्टोली सेल, फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल से रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस और एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस. ठीक है, और वास डिफरेंस क्या होता है? एब्डोमेन से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बनाते हुए निकलता है. एपिडिडाइमस लीड टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. It receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. और इसके पास जो वास डिफरेंस है उसके पास ये जो है ये यूरेथ्रा में ओपन होता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल जो है वो हमारे वास डिफरेंस के साथ जुड़ के एक साथ इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है और ये यूरेथ्रा में ओपन होती है. These ducts store and transport sperm from the testes to outside through urethra. Urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. जो यूरेथ्रा होती है ये यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है और पेनिस के जरिए यूरेथ्रल मीटस जो पेनिस की ओपनिंग है वहाँ तक एक्सटेंडेड रहती है. आगे बात करते हैं. The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that help in erection of penis to facilitate insemination. पेनिस जो होता है ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जो पेनिस को एक इरेक्ट पोजीशन देने में हेल्प करता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन. द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पीनस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन. और ये जो पेनिस होती है इसके ऊपर एक लूज फोल्ड की स्किन, एक लूज फोल्डेड स्किन होती है जिसको हम कहते हैं फोरस्किन. मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. एक पेयर सेमिनल वेसिकल होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है. Secretion of this gland constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. Secretion of bulbourethral gland also help in lubrication of the penis. अब देखो ये जो सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और बल्बोयूरेथ्रल होती है, इनका काम क्या होता है? सेमिनल वेसिकल एक ऐसा फ्लूइड देती है स्पर्म को जिसके हेल्प से ये जो सारे फ्लूइड है ना ये स्पर्म अपने ऊपर लगा के ये फ्लूइड को लेके अपने साथ फीमेल वजाइना तक जाता है तब तक उसका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, क्योंकि रास्ते भर ही इसके काम आते हैं. सबसे पहली बात सेमिनल वेसिकल, इसका जो फ्लूइड रहता है ये क्या करता है? ये एंजाइम रहता है एक टाइप का जो यूट्रस जो होता है ना फीमेल का और जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और स्पर्म एसिडिक और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं तो वो मर जाएगा. तो यूट्रस के अंदर बेसिक नेचर मेंटेन करने के लिए और स्पर्म के अकॉर्डिंग वहाँ का नेचर सेट करने के लिए सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड या एंजाइम स्पर्म के साथ भेजता है वो उसकी हेल्प करता है. प्रोस्टेट क्या करती है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पैसेज है. किसके लिए? यूरेथ्रा जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए. तो जैसा जब यूरिन आती है यूरिनरी ब्लैडर से तो यूरिन गर्म होती है क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो तब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये स्पर्म का रास्ता रोक देती है, क्योंकि स्पर्म यूरिन के साथ बाहर आएगा तो मर जाएगा क्योंकि यूरिन गर्म होती है.
और जब स्पर्म निकलते हैं पेनिस से, तब ये जो प्रोस्टेट होती है ये यूरिन को स्टॉप कर देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The male accessory gland includes seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland. Secretion of this gland constitutes seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. And secretion of bulbourethral gland also help in lubrication of penis. Clear? आगे बढ़ते हैं। 3.2 The female reproductive system. Female reproductive system consists of pair of ovary along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. Pelvic region में एक पेयर ओवरीज के साथ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। These part of system along with a pair of mammary gland यानी कि breast are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ये सारे स्ट्रक्चर्स साथ में इंटीग्रेट करके एक फंक्शनल सपोर्ट बनाते हैं ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर के प्रोसेस के लिए। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। ओवरी जो होती है एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो गैमीट यानी ओवम का प्रोडक्शन करने में और बहुत तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन यानी ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करती है। ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरी जो होती है वो लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड सिचुएटेड रहती है। ठीक है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये जो ओवरी होती है ये पेल्विक होती है उसकी वॉल से और जो यूट्रस होता है उससे लिगामेंट्स के जरिए जुड़ी हुई रहती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। और जो एक ओवरी जो होती है ये थिन एपिथेलियम टाइप के ओवेरियन स्ट्रोमा से एंक्लोज रहती है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन और स्ट्रोमा 2 जोन में डिवाइडेड रहता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। द ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना मिलके एक्सेसरी डक्ट्स बनाते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो ओवरी और यूट्रस के बीच में पेरिफेरी है उसके जंक्शन को फॉर्म करती है। द पार्ट closer to the ovary is funnel shaped infundibulum. Edge of infundibulum possess finger-like projection called fimbriae, which help in production of ovum after ovulation. अभी जो ओवरी के पास इनफंडिबुलम होता है इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिनको फिम्ब्रे कहते हैं, जो ओवरी से ओवम को लेने में हेल्प करता है और उसको फैलोपियन ट्यूब तक लाता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आफ्टर ओव्यूलेशन the infundibulum leads to a wider part of oviduct called ampulla. The last part of oviduct, isthmus, has narrow lumen and it joins the uterus. ठीक है, जो एम्पुला है ये वाइडर पार्ट होता है और जो isthmus है वो नैरो पार्ट होता है। यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वूम। यूट्रस सिंगल होता है और इसको वूम भी कहते हैं, यानी कि जो कोख अपन कहते हैं ना कि बच्चा माँ की कोख में पल रहा है वो कोख। The shape of uterus is like an inverted pear. उल्टे पेरू की तरह इसका शेप रहता है, पियर की तरह। It is supported by ligament attached to the pelvic wall. और ये pelvic wall से जो ligaments जुड़ी हुई हैं इसके साथ उसके जरिए ये सपोर्टेड रहता है। The uterus open into vagina through a narrow cervix. और ये narrow cervix के थ्रू vagina में ओपन होता है। कौन? यूट्रस। The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina form birth canal. cervix का cervical canal और vagina मिलकर birth canal का formation करते हैं। Wall of uterus has 3 layers of tissue. External thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium that line the uterine cavity. ये जो 3 वॉल्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इनमें से मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का मेन काम होता है। उसमें भी एंडोमेट्रियम का मेन काम होता है क्या? मायोमेट्रियम जो होती है ये मस्कुलर वॉल होती है, तो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जो
प्रेशर जनरेट होना चाहिए ताकि बेबी को बाहर पुश किया जा सके, वो ये अप्लाई करती है। कौन? मायोमेट्रियम। जबकि एंडोमेट्रियम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर बिकॉज इट इज द ओनली लेयर विच होल्ड्स द बेबी फॉर द 9 months, ठीक है, टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी कि जब से एम्ब्रियो के स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जो हमारा बेबी है वो जब एंडोमेट्रियम से जुड़ा, तब से लेकर उसके पैदा होने तक जो बेबी है वो एंडोमेट्रियम से ही अटैच रहता है। और एंडोमेट्रियम में ही कई अलग अलग पाइप्स और वेन्स के ज़रिए ये मदर के कांटेक्ट में रहता है, जहाँ से इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। ये आगे समझेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। The endometrium undergoes cyclic change during menstrual cycle, while myometrium exhibits strong contraction during delivery of baby. The female external genitalia include mons pubis, labia majora, and labia minora, hymen and clitoris. जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस इंक्लूडेड है। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये कुशन लाइक फैटी टिश्यू होता है जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है। द लेबिया मेजोरा फ्लैश फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। ये मॉन्स प्यूबिस से ज़्यादा एक्सटेंडेड रहता है और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा के नीचे पेयर्ड फॉर्म ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि फोल्ड्स में पाए जाते हैं। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। और जो वेजाइना की ओपनिंग होती है ये हाइमेन नाम के एक ओपनिंग से कवर्ड रहती है। द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जो क्लिटोरिस है ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। Hymen is often torn during first coitus or intercourse. देखो ये जो हाइमन होता है ना, ये बहुत ही लूज टाइप का एक फ्लैप होता है जो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स और द कोइटस इंटरप्टस क्या होता है, जैसे ही पीनस वजाइना के अंदर जाता है ये हाइमन टूट जाता है। या वो गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं स्ट्रेचिंग वाली ज़्यादातर, जिसमें लेग्स के बीच में स्ट्रेचिंग हो या बॉडी स्ट्रेच हो, उस केस में भी हाइमेन टूट सकता है क्योंकि ये बहुत लूजली अटैच रहता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और गॉल्ट एक जॉल्ट है, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा। इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। लेकिन कई वुमेन्स में हाइमेन परसिस्ट हो जाता है कोइटस के बाद भी। इनफैक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ओके, आगे फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मैमल, फीमेल मैमल। अब बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये फीमेल मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें आपको मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लोगों को लगता है सिर्फ फीमेल्स के पास ब्रेस्ट होते हैं या मेमोरी ग्लैंड्स होती है। ऐसा नहीं है, मेल्स के पास भी ब्रेस्ट और फीमेल ग्लैंड मतलब मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। फ़र्क क्या है? फीमेल्स में एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम तुम मुझे बताओगे क्या है। उसकी वजह से जो ब्रेस्ट है उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, फैट जमा होने लगता है और एल्वुला डेवलप होने लगते हैं क्योंकि उन्हें मिल्क का सिक्रीशन करना रहता है। लेकिन मेल्स में वो नहीं पाया जाता, इसलिए मेल्स के जो ब्रेस्ट हैं वो छाती से चिपके हुए लगते हैं, यानी कि उनमें जो है फैट ना जमने की वजह से वो एक तरीके से जो है एक्सट्रैक्शन शो नहीं करते, यानी कि बाहर निकले हुए नहीं दिखते। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार हम गाय को कुछ एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स देते हैं जिसका असर उसके मिल्क पे भी पड़ता है, और अगर हम वैसा मिल्क बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से कई बार देखा होगा कि
जो मेल्स हैं उनके अंदर जो है फीमेल फीचर्स डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि गाय को जो ईस्ट्रोजन का हार्मोन दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि उसके मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और वो कहीं ना कहीं मिल्क को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम ऐसे इंजेक्शन वाली जो एंड्रोजन या ईस्ट्रोजन का या प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाता है उन गायों को, उसका मिल्क अगर पीते हैं तो जेंट्स या मेल्स के जो ब्रेस्ट है उनमें भी डेवलपमेंट हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobe containing cluster of cell called alveoli. Cell of alveoli secrete milk which is stored in the cavity of alveoli. Alveoli open into memory tubule. Tubule of each join the memory duct. Several memory duct join to form wider memory ampulla which is connected to electriferous duct through which milk is sucked out. ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। देखो ये चैप्टर छोटा है, इसलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और रीडिंग जल्दी हो रही है। कंपैरेटिवली हम इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पहले से जानते हैं, क्योंकि देखो मेरा क्या मानना है, ये बात ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। हमें प्लांट फिजियोलॉजी टफ क्यों लगती है? क्योंकि हम प्लांट से रेगुलर लाइफ में इंटरेक्ट नहीं होते। हम ह्यूमंस की बॉडी के साथ रेगुलर लाइफ में इंटरेक्ट होते हैं। हमें पता है कि हाथ होते हैं, पैर होते हैं, पेट होता है, सर होता है, आँख होता है, अंदर हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें रोज़ पता चलता रहता है और रोज़ हम उस बॉडी को देखते हैं। लेकिन प्लांट के केस में देखो, प्लांट के केस में भी ऐसा नहीं है कि अपने को प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती। जब प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो अपन कहते हैं हाँ भाई, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सीड है, फ्रूट है, ये सब अपने को पता रहता है। लेकिन जब उसके टिश्यू लेवल की बात करते हैं तो अपने को प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर को आप रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, समझते हो, जानते हो, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आपने पहली बार देखा है या आपको लग रहा है बाप रे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखने में, तो आपको लगता है कि ये टफ है। अगर एक डॉगी को तुम प्लांट का सेल माइक्रोस्कोप में दिखाओगे तो वो बेचारा क्या बोलेगा? खैर पहली बात वो बोलेगा नहीं, और दूसरी बात अगर उसने देख भी लिया तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम उस डॉगी को हड्डी दिखाओगे तो वो क्या करेगा? उस हड्डी को खाएगा। ठीक है, तो जब तक तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं रहता वो टफ लगती है, और जब एक बार पता चल जाता है ना, चुटकियों का खेल लगने लगता है। फिर लगता है यार ये तो पता था, फिर ये हमसे बना क्यों नहीं? मॉर्फोलॉजी पढ़ने के पहले सच सच बताना, यहाँ जितने भी लोग हैं ऑडियो बुक सुन रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th का 5th चैप्टर पढ़ने के बाद कितनों को लगा कि भाई इससे इजी चैप्टर पूरे 11th में नहीं है? ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हटा दें, सिर्फ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो कितनों को लगा था? कमेंट करके बताना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो कमेंट करो, क्योंकि मेरे यूट्यूब के कमेंट्स ना ऑन नहीं हो रहे हैं, शायद कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं किसकी? गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म्स है उनके डेवलपमेंट और फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, the primary sex organ, the testes in the male and ovary in the female, produce gamete, that sperm and ovum, respectively, by the process called gametogenesis. अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, गैमीट, भाई ओवम भी एक गैमीट है, स्पर्म भी एक गैमीट है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। इंटेस्टिस, इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। जो इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, किसमें? मेल्स में, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से जो स्पर्म्स है उनको बनाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ये पहले
मल्टीप्लाई होते हैं माइटोटिक डिवीजन करके और फिर अपने नंबर में इंक्रीमेंट लाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है और उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। और कुछ स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो पीरियोडिकली मियोसिस अंडरगो करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट meiotic division leading to formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं और मियोसिस का प्रोसेस करके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं वो अपना पहला meiotic डिवीजन कंप्लीट करते हैं और दो इक्वल हैप्लॉइड सेल जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। विच है ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंडरी meiotic डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। जबकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं जो अभी बने meiotic डिवीजन के बाद, ठीक है, मियोसिस के बाद, वो क्या करते हैं फिर meiotic डिवीजन करते हैं, सेकेंड meiotic डिवीजन, और 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटेड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि स्पर्मेटेड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या किसी चीज़ का किसी दूसरे फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाना, जेनेसिस जनरेट होना। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। और जब ये बन जाते हैं तब ये इमेच्योर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनमें अपना हेड डाल देते हैं, हेड वाला पार्ट, और फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लेके डेवलप होने लगते हैं। जब ये डेवलप होकर मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मेशन कहते हैं। सर्टोली सेल, ठीक है, यानी कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone। जो GnRH होता है, gonadotropin releasing hormone, उसके सिक्रीशन की वजह से जो स्पर्म्स है उनका फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाता है। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज किया जाता है, इसलिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH then act at the anterior pituitary gland and stimulate secretion of 2 gonadotropin, luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH. LH act at the Leydig cell and stimulate synthesis and secretion of androgen। जो luteinizing hormone होता है ये Leydig cells पे अटैक करता है या फिर Leydig cells पे जो है एक्ट करता है और एंड्रोजन का सिक्रीशन जो है ये स्टिमुलेट कर देता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और बाद में ये जो एंड्रोजन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवाने वाला एंड्रोजन होता है। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर which help in process of spermiogenesis। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पे एक्शन डाल के एक जो है सिक्रीशन करके कुछ फैक्टर्स की हेल्प से स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है
वो स्पर्म की पूरी बॉडी के ऊपर एनवलप की तरह काम करता है। द स्पर्म हेड कंटेन एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और जो स्पर्म का हेड होता है इसके पास एक एलोंगेटेड सा हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेल वाला न्यूक्लियस पाया जाता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। जबकि इसकी टिप को देखोगे डायग्राम में तो एक एक्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जो एक्रोसोम होता है इसका मेन काम क्या होता है कि जब हमारा स्पर्म ओवम तक पहुंच जाता है तब जो ओवम है उसकी दो लेयर होती हैं, कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ज़ोना पेलुसिडा अंदर वाली पेरिविटनल स्पेस के आगे वाली लेयर होती है। कोरोना रेडिएटा जो होती है उसको जो है पेनिट्रेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि स्पर्म के हेड में इतना वो नहीं है पावर कि वो कोरोना रेडिएटा को पार कर पाए। इसलिए एक्रोसोम जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और स्पर्म जो है वो एक्रोसोम की हेल्प से, एक्रोसोम जो है वो एक्चुअल में कोरोना रेडिएटा को पार करके उसको ब्रेक करके अंदर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। Acrosome is filled with enzymes that help in the fertilization of ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria. जबकि जो इसका मिडिल पीस होता है वहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये स्पर्म के मूवमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे कि स्पर्म मोटिलिटी को जो है फैसिलिटेट कर पाए। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for movement of tail that facilitate sperm motility, essential for fertilization. The human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility, at least 60% sperm must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. अब देखो होता क्या है कि ये जो ओवरी होती है ना, इसका एक बहुत ही अजीब सा फंडा होता है। अगर मंथ की बात करें तो ओवरी जो होती है मंथ वाइज ओवम प्रोड्यूस करती है। मतलब मान लो लेफ्ट और राइट साइड की ओवरी है, ठीक है, वूम्ब में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ओवरी है। अगर जनवरी में लेफ्ट ओवरी ओवम बना रही है तो फरवरी में राइट वाली ओवरी ओवम बनाएगी, यानी कि ऑल्टरनेटिवली ओवम बनाने का टास्क कंप्लीट करती हैं। अब जब ये स्पर्म यूट्रस में वेजाइना के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है तो स्पर्म को थोड़ी ना पता रहता है कि किस ओवरी में जाना है। मान लो अगर मार्च चल रहा है तो जनवरी में अगर लेफ्ट साइड की ओवरी ने स्पर्म बनाए थे ओवम बनाए थे, और फरवरी में राइट वाली ओवरी ने ओवम बनाए, तो इस बार मार्च में फिर से लेफ्ट वाले ओवरी की बारी आ गई। तो जितने स्पर्म लेफ्ट साइड के ओवरी के पास जाएंगे या लेफ्ट साइड के फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, उनमें से जो पहले पहुंचेगा, पहली बार जो लेफ्ट साइड में गए उन्हीं का फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पर्म सीधे सीधे यूट्रस से होते हुए ऊपर पेट के तरफ चले जाते हैं, और पेट में होता है एसिड, मर जाते हैं। फिर उसमें से 100 में से 50% तो यही ख़त्म हो गए, अब बचे 50%। उसमें से 25% राइट ओवरी में जाते हैं और 25% लेफ्ट ओवरी में जाते हैं। तो जो लेफ्ट ओवरी में गए उनमें से जो पहले ओवम के साथ फ्यूज़ हो गया वो तो फर्टिलाइजेशन कर लेगा, लेकिन जो राइट ओवरी में चले गए वहाँ की ओवरी ने तो ओवर नहीं बनाया। तो अब क्या होगा, तो स्पर्म की एक डेडलाइन होती है, अराउंड 24 to 1 वीक या कितना तो टाइम पीरियड रहता है, उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर स्पर्म जो है वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नहीं रहता जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसे फ्लावर के केस में पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट से लेके 1 मंथ तक की रहती है, इसमें स्पर्म की भी जो वायबिलिटी रहती है ये अराउंड 30 मिनट्स to
to 2 आवर, मैक्सिमम 6 to 12 आवर्स के बीच तो रहती है मैक्सिमम, ठीक है, ये बात बताना ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट। ये जो स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, ये एक्सेसरी डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperm. Vas deferens, epididymis, vesicle, seminal vesicle और prostate gland का secretion sperm के motility के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, जब ये सारे glands अपना जो secretion देते हैं, उसके हेल्प से क्या होता है, sperm जो है जैसे यूट्रस में एंट्री लेता है वेजिना के थ्रू, ये यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो हाईली एसिडिक नेचर का होता है तो उसको बेसिक कर देता है और टेम्परेचर को भी मेंटेन कर देता है, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम में स्पर्म को छोड़ दिया जाएगा तो मर जाएंगे। इसलिए यूट्रस के अंदर एसिडिक मीडियम रहता है, तो उसको बेसिक करने के लिए स्पर्म के पास ये जो सिक्रेशंस होते हैं, ये वहाँ के एनवायरनमेंट को बेसिक नेचर का कर देते हैं, ठीक है। आगे, the secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma, along with sperm, constitute the semen. Function of male sex accessory duct and gland are maintained by testicular hormone, और ये सब testicular hormone द्वारा maintain किया जाता है। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. अब फीमेल के गैमेट के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different form of spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage, when couple of million gametes mother cell are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. बर्थ के पहले ही फीमेल के ओवरी के अंदर नंबर ऑफ oogonia बन जाते हैं, और जितने बनते हैं उतने ही रहते हैं, ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, और ना ही बर्थ के बाद और ज़्यादा ओवम बनते हैं। इसलिए फीमेल में अश्योर्ड अमाउंट ऑफ ओवम्स या oocytes पाए जाते हैं। These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocyte. ये जो होते हैं, बर्थ एक फीमेल चाइल्ड के बर्थ होने के तुरंत बाद मियोसिस प्रोफेज 1 में meiotic division अंडरगो करते हैं और प्राइमरी oocyte बना के फिर क्या हो जाते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है, टेम्पररीली। और इनके ऊपर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स की चढ़ा दी जाती है, किनके ऊपर, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, यानी कि प्राइमरी oocyte कहलाते हैं। जैसे इनके ऊपर ग्रेनुलोसा की सेल चढ़ती है, ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty, और large number of follicles कई बार degenerate हो जाते हैं during the phase of birth to puberty. Therefore, at puberty only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. इसीलिए हर ओवरी में 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and new theca and are called secondary follicle. जो प्राइमरी फॉलिकल होती है, ये ज़्यादा लेयर्स द्वारा, ग्रेनुलोसा की बहुत सारे लेयर्स द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है और एक नया थीका बनाती है, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल soon transform into tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity called antrum. और ये जो सेकेंडरी oocyte होते हैं या सेकेंडरी फॉलिकल जो होते हैं, ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये टर्शरी फॉलिकल फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम कहते हैं, वहाँ पे स्टोर कर दिए जाते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। और ये जो थीका की लेयर होती है, ये दो टाइप की होती है, इंटरनल को इंटरना, आउटर लेयर को एक्सटर्ना कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete the first meiotic division.
और ये वो स्टेज होता है जिसमें टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है वो अपना मियोसिस का जो डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन, वो अंडरगो करता है और अपने साइज में जो है चेंज लाता है और अपना डिवीजन भी करता है. It is an unequal division resulting in formation of large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. ये एक अनइवन डिवीजन होता है जिसमें एक बहुत बड़ी सेकेंडरी oocyte बन जाती है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बन जाती है. देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये मेन ओवम होता है, जबकि जो पोलर बॉडी होती है इसके पास ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता इसको, इसलिए ये सेकेंडरी oocyte नहीं बन पाती. खेल सारा न्यूट्रिशन का है. जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा वो सेकेंडरी oocyte बनेगा, जिसको कम न्यूट्रिशन मिलेगा वो पोलर बॉडी के फॉर्म में रह जाएगा. द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा ऑफ प्राइमरी oocyte. जो साइटोप्लाज्मा होता है प्राइमरी oocyte का, वहाँ पे जो न्यूट्रिशन का बल्क होता है वो ये सेकेंडरी oocyte इनटेक कर लेती है. Thus, first polar body born out of this meiotic division divide further और degenerate. तो जो पोलर बॉडी बनती है वो या तो डिवीजन करती है या तो फिर डिजेनरेट हो जाती है. एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस. लेकिन अभी हम इस बात पे कोई सर्टेनिटी नहीं दे सकते. द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल. अब ये जो टर्शरी फॉलिकल होता है ये ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तब हमारे ओवा के पास दो लेयर बन जाती है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा. जिसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है और ओव्यूलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है. और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से ओवम उसमें से रिलीज होता है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं. The secondary oocyte form new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now rupture to release the secondary oocyte means ovum from the ovary by a process called ovulation. Can you identify major difference between spermatogenesis and oogenesis? अब ये तुम मुझे बताओगे कमेंट करके कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में क्या तुम्हें कोई डिफरेंस और सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा है ये कमेंट करके बताओगे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? देखो, जब अपन कहते हैं कि एक फीमेल को पीरियड्स हुए हैं तो पीरियड्स क्या होते हैं असल में? देखो समझो, पहले पढ़ लेते हैं. रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल के अंदर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क. पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के टाइम होता है और उसको मीनार्क कहते हैं. और पहले मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो अपन ने पढ़ा था, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है उसमें ओवम्स जो है अश्योर्ड सीड सेट में यानी कि 6000 से 8000 के आसपास बन जाते हैं, तो इसी को कहते हैं मीनार्क. इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 days and cycle of event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. अब होता क्या है, हर महीने प्यूबर्टी के बाद जैसे फीमेल प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है, हर महीने तुमने नोटिस किया होगा फीमेल्स को बोलते हो कि पीरियड्स हैं. पीरियड्स क्या होता है? एक महीने के लिए. देखो, जो हमारी बॉडी पता होती कि हमारे जो यूट्रस है, फीमेल की जो बॉडी है, उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सारे पार्ट्स हैं, उसको नहीं पता रहता हमारे पास कब बेबी आएगा. इसीलिए वो क्या करती है, प्यूबर्टी के बाद हर महीने जो एंडोमेट्रियम है उसको टफ कर लेती है, मायोमेट्रियम को बड़ा कर लेती है, ओवम का प्रोडक्शन करने लगती है और यूट्रस में चेंजेस करने लगती है, जो कि एक बेबी को कंसीव करने के लिए ज़रूरी है. क्योंकि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन फेज जब बेबी एक मदर की वूम में होता है तो होता क्या है, यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है, उसकी जो वॉल्स है उनका जो साइज़ है वो थिक हो जाता है. खासकर एंडोमेट्रियम जो होती है वो अपने अंदर और ज़्यादा ब्लड सेल्स के ज़रिए लाइनिंग्स फॉर्म कर लेती है, ओवम बनने लगते हैं और कई तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते हैं. लेकिन हर साल यानी कि 12 साल की एज से अगर मान लो प्यूबर्टी चालू हुई है 12 से 13 साल की एज में, या 16 मान के चलो अप्रॉक्स, तो हर साल हर महीने में एक स्पर्म आके ओवम के साथ तो मिलेगा नहीं. स्पर्म आके का ओवम के साथ मिलेगा
जब कपल में इंटरकोर्स होगा, और इंटरकोर्स कब होता है? 23 से 24 की एज में। तो तब तक जब तक स्पर्म आके ओवम से ना मिल जाए, हर साल, हर महीने, हर दिन, हर एक एज पीरियड में जो फीमेल है उसमें ये जो अरेंजमेंट है जिसमें यूटेराइन वॉल डेवलप हो जाने लगती है, और फॉलिकल्स जो है ओवम रिलीज होने लगते हैं, ओवम डेवलप हो जाते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस है वो होने लगते हैं, तो उस पीरियड को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये 28 से 29 डेज की होती है, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर जो है मैक्सिमम एक ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके जो है एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम के साथ अटैच कर देता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो ये यूट्रस की जो अलग से वॉल बनी है उसमें, है ना, जो बेबी के कंसीव करने के लिए उसने बनाई थी, जो हार्मोनल चेंजेस हुए, जो ब्लड वेसल्स बनी अलग से बेबी के लिए, वो सब टूट जाती है, डिजनरेट हो जाती है, और ब्लड क्लॉट टिश्यू ब्लड वेसल्स के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती है। इसलिए ये फेज बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है इन द यूट्रस। क्यों? क्योंकि एक पूरी ब्लड वेसल की वॉल, पूरी एंडोमेट्रियम की वॉल डिजनरेट होकर टूट के वेजाइना के थ्रू बाहर आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कब नहीं होती? जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। भाई प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बेबी आके स्पर्म आके ओवम के साथ फ्यूजन कर लिया, मतलब फर्टिलाइजेशन कर दिया, जायगोट एम्ब्रियो बनके एम्ब्रियो जायगोट बनके जो है तो एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो गया। तो अब एंडोमेट्रियम को डिजनरेट होने की क्या ज़रूरत है? और डिजनरेट ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, मतलब डिजनरेट नहीं होती, ना भी हो तो चलेगा वाली बात नहीं होती। प्रेगनेंसी अचीव होने पे ये डिजनरेट नहीं होती। इसीलिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द 9 मंथ्स जो फीमेल की बॉडी है उसमें मेंस्ट्रुएशन की साइकिल नहीं देखने को मिलती। ठीक है, और उस साइकिल को मेनोपॉज कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती। अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन फीमेल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। वन ओवा इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल of each menstrual cycle. Major event of menstrual cycle are shown in figure. The cycle start with the menstrual phase. When menstrual flow occur, it lasts for 3 to 5 days. Menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which form liquid that come out through vagina. Menstruation only occur if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. Menstrual phase is followed by follicular phase. During this phase, primary follicle in the ovary grow to become mature follicle, fully mature Graafian follicle, and simultaneously endometrium of uterus regenerate through proliferation. These changes in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. Secretion of gonadotropin increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development, as well as secretion of estrogen by growing follicle. Both LH and FSH attain peak level in the middle of cycle, that is 14th day. और जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस समय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो अपने पीक पे होता है. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle of is called LH surge-induced rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum. Ovulation. The ovulation is followed by the luteal phase during which the remaining part of Graafian follicle transforms as the corpus luteum. Corpus luteum secretes large amount of such progesterone which is essential for maintenance of endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all event of menstrual cycle stop and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes disintegration of endometrium leading to menstruation, making a new cycle. In human being, menstrual cycle ceases around 50 years of age. That is termed as menopause.
50 साल की उम्र में अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बंद हो जाती है, उसी स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। और 50 साल की उम्र के बाद मैक्सिमम 50 से 55 मैक्सिमम 55 एज की ईयर के बाद जो मेनोपॉज होता है वो बंद हो जाता है। ओवम और ओवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। और अगर 50 ईयर्स की एज के बाद अगर कोई फीमेल का इंटरकोर्स होता है और पेनिस स्पर्म रिलीज करता है, क्योंकि पेनिस तो ह्यूमन की खासियत क्या है मेल की कि उसमें स्पर्म लाइफ लॉन्ग बनते ही रहते हैं, कभी बनना ख़त्म नहीं होते। इसलिए अगर 60 की एज में या 71 या 50 अबव की एज में कभी भी इंटरकोर्स होता है तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, क्योंकि मेनोपॉज का जो टाइम होता है यानी कि वो स्टेज जिसमें फीमेल के अंदर ओवम बनना हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, वो 50 ईयर्स की एज में शुरू हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause। और ये menarche से लेकर menopause तक के एज में एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटे का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, इसलिए इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। बट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन जो है उसके अलावा प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, प्लस जो पार्चुलेशन और लैक्टेशन का टॉपिक है, ये अपन ऑडियो बुक 2 में एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, दैट इज ऑडियो बुक 2 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, मेरी नाम की आईडी है विक्रमादित्य राव। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स के लिए जो वीडियो एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल हैं चैनल पर डाल दिए गए हैं, प्लेलिस्ट अरेंज फॉर्मेट में। विक्रमादित्य राव की प्लेलिस्ट में ऑडियो बुक और वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है। और 10th और 12th के लिए जो ऑडियो बुक सीरीज चालू की है उसमें 11th की बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला पार्ट ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको भी डाल दिया गया है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर नंबर 3 था ये हमारा यहाँ पे अभी के लिए ख़त्म होता है। नेक्स्ट ऑडियो बुक में बात करेंगे विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।